the characteristic reaction of acid characteristic reaction of acid and its derivative. So when we are talking about acid, we are talking about carboxylic acid and its derivative. Now derivatives of carboxylic acid are C double bond OX, that is acid halide, C double bond ONH2 amide, C double bond OC double bond O R, this is an anhydride, C double bond OR ester. So ये यहां जो लिखे, these are acid derivative. एक और एसिड डेरिवेटिव होता है C triple bond N nitrile. This is also a acid derivative. बट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है वो तो इधर से ही आ रहा है. दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन C डबल बॉन्ड OX, C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR and C double bond OR. That means acid halide, then amide, anhydride, ester. ये जो है और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी रिएक्शन होती है SN2TH रिएक्शन. एसिड डेरिवेटिव्स on hydrolysis give back acid. So acid derivative on hydrolysis give back acid. जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए है RC डबल बॉन्ड OX, इसको आपने हाइड्रोलाइज कर दिया. हाइड्रोलाइज करने का मतलब वाटर से रिएक्ट करा दिया. तो अब वाटर को आप ट्रीट करेंगे OH की तरह. OH यहां से पॉइंट से ब्रेक हो जाएगा. ओके, to give RC double bond OH plus HX. This is obviously not the mechanism. ये बस एक तरीका है प्रोडक्ट बनाने का कि OH को एक तरफ ले लिया जाएगा, H को एक तरफ ले लिया जाएगा और बीच से ब्रेक कर देंगे तो HX एक तरफ आ जाएगा, बाकी बचा हुआ एसिड बन जाएगा. इसी तरीके से आप अमाइड के साथ एनहाइड्राइड और एस्टर, इनको आप देखें तो जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको एसिड मिलता है. अगर आप याद करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N, हमने HCN का एडिशन जब देखा था तो हमने देखा था C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस करने पे भी हमें एसिड मिल जाता था. इस वजह से जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें ऐड करा H2O और H प्लस, तो हमें मिलेगा फर्स्ट स्टेप में RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड. इसको फर्दर हाइड्रोलाइज जब करते थे तो मिलता था एसिड. इसको भी वैसे ही ट्रीट करना है, OH एक तरफ चला जाएगा, H एक तरफ चला जाएगा, तो वाटर मिलेगा और साथ में मिलेगा NH3. तो अगर आप इस डेफिनेशन से जाओगे कि हाइड्रोलिसिस के बाद वाटर मिलता है, सॉरी हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड मिलता है, तो उस डेफिनेशन से नाइट्राइल जो है वो भी एक एसिड डेरिवेटिव कंसिडर किया जा सकता है. ओके, बट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन SN2TH की बात करें अगर हम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स यानी कि एसिड हलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड और एस्टर यही देंगे. ओके, सो आगे बात करें हम
सो मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो ये है हमारा रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल का अटैक। सिंस nucleophile has excess of electron and the carbon atom here has a delta positive charge, this nucleophile will attack on this carbon, and this double bond O will move on oxygen atom. तो हमें मिल जाता है Nu, इधर R L। अब देखिए O जो था वो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, फिर अगले स्टेप में O माइनस, देन O माइनस वापस डबल बॉन्ड बनाने आएगा, और जब ये डबल बॉन्ड बनाने आएगा तो यहां से लिविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा to give the product R C double bond O N U प्लस लिविंग ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। So this was the initial reactant and here we have the final product। बीच में ये जो बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट में, यहां न्यूक्लियोफाइल पे भी डेल्टा नेगेटिव कर लो। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। जो पीक्स होते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के, उनकी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखें अगला जो स्टेप है इसमें आपको मिलेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, and this L minus here is the leaving group। अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, एडिशन, एंड ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के बाद फिर लिविंग ग्रुप हटा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में ऐड हुआ और उसके बाद फिर एलिमिनेशन हो रहा है लिविंग ग्रुप का। तो इसका देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में अगर बताऊं, या रहने देते हैं, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। एक इंटरमीडिएट बना तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सो यहाँ पे होगा रिएक्टेंट एंड फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, और यहाँ बीच में जहां ये आप डाउनवर्ड्स देख रहे हैं दिस इज द इंटरमीडिएट। और ये जो पीक आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट 1, और यहाँ पे जो दूसरा पीक दिखाई दे रहा है दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2। अगर अगर इस तरफ लिखे हम पोटेंशियल एनर्जी और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो बेसिकली दो स्टेप का प्रोसेस है। जो ट्रांजिशन स्टेट बनना है इसको आप एक स्टेप नहीं कंसिडर करेंगे। देखो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने तक का एक स्टेप, यानी यहां से यहां तक का
इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने का दूसरा स्टेप। तो टू स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं आप इसे। जो ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा पे है, तो मैक्सिमा पे है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्टेबिलिटी के मिनिमा पे है। और स्टेबिलिटी अगर वहां बहुत कम है तो ये बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म है। इंटरमीडिएट फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी वाइज स्लाइटली कम पोटेंशियल एनर्जी पे है ट्रांजिशन स्टेट से। तो इंटरमीडिएट्स आर ऑब्वियसली मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच का डबल बॉन्ड टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो अभी टूट रहा है पार्शियल बॉन्ड, एंड न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो ये अभी सिंगल बॉन्ड बन रहा है। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया ऑक्सीजन के साथ और न्यूक्लियोफाइल पूरी तरीके से बन जुड़ चुका है, तब बन गया इंटरमीडिएट। यहां पहुंच गए तो ट्रांजिशन स्टेट को वो बोलेंगे कि अभी वो ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। इस स्टेट को कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि प्रोसेस अभी चल रहा है। इसी तरीके से आप इंटरमीडिएट से जब प्रोडक्ट जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि जब डबल बॉन्ड सीओ के बीच में बन रहा होगा और लिविंग ग्रुप हट रहा होगा, उसके बीच में एक पार्शियल बॉन्ड वाला केस बनेगा जिसको आप ट्रांजिशन स्टेट टू कह सकते हैं। सो दिस इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म देख पा रहे हैं हम लोग। अब अगर इस मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कैसे रेट इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप ऐसे कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और एक लिविंग ग्रुप का हटना ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो दो स्टेप में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, यहाँ लिविंग ग्रुप में आप आगे बात कर लेंगे उसका, चलो नोट कर लिया यहाँ तक। तो हम एक दो पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमने अभी समझा। SN2TH reaction is also known as acyl substitution reaction. Second point, SN2TH takes place by an addition elimination mechanism. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अच्छा, बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट, ध्यान दो इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल बन रहा था, देख पा रहे हैं हम। इंटरमीडिएट जो था वो टेट्राहेड्रल था, कार्बन से चार ग्रुप लगे हुए। तो इस वजह से ही इसको SN2TH, TH इज फॉर टेट्राहेड्रल। ओके, सो लिख लो अगला पॉइंट, द न्यूक्लियोफाइल adds to carbonyl to form a
tetra substituted intermediate with a tetrahedral carbon. बिकॉज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है तो इस वजह से TH यहां पे नाम दे रहे हैं। ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें आपके लिए कि SN2TH का मतलब क्या है। सो S रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन को, N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 बता रहा है कि ये बाइमोलिकुलर है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, एंड TH बता रहा है कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये नाम ही SN2TH जो है ये पूरा इंफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन लेके चल रहा है। क्या है रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाइमोलिकुलर। तो बाइमोलिकुलर ये बता रहा है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो उसके अंदर में 2 चीजें आएंगी, बाइमोलिकुलर रिएक्शन दिखेगा आपको। TH टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है यहां पे, ये बताते हुए। सो बाइमोलिकुलर मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन बता रहा होता है। मॉलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में आगे बात करेंगे जब, तब थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं। फिलहाल आप ये समझें दैट जब रिएक्शन हो रही थी तो रिएक्शन में RDS स्टेप में कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व थे, कितने स्पीशीज इन्वॉल्व थे, उसको मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, वो मॉलिकुलैरिटी बता रहा है। तो ये बाइमॉलिकुलर है तो इसका मतलब 2 स्पीशीज इन्वॉल्व थे RDS स्टेप में, ऐसे समझ सकते हो आप। याद रखना बाइमॉलिकुलर रिएक्शन है, 2 है क्योंकि यहाँ पे SN2TH में। एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो इंटरमीडिएट है उसको आप आइसोलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो बाहर, और निकाल सकते हो बाहर तो आपने प्रॉपरली देख लिया है कि यही इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। सो लिख लो, द टेट्राहेड्रल intermediate formed is not stable and cannot be isolated. Is not stable and cannot be isolated. अच्छा ऐसे देखो थोड़ा सा। RC डबल बॉन्ड OL है, ये मेरे पास है रिएक्टेंट,
जिसमें आप जानते हैं कि L जो है वो लिविंग ग्रुप है, R जो है वो अल्काइल ग्रुप है। अब जब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो जनरल रिएक्शन मतलब ओवरऑल रिएक्शन देख रहा हूं मैं, मैकेनिज्म बता दिया मैंने। तो हुआ क्या था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाता है, फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस पाई बॉन्ड बनाने आता है, जब वापस पाई बॉन्ड बनाने आता है तो लिविंग ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल में से एक को हटना होता है, जनरली वो लिविंग ग्रुप होता है, और फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये हो जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन यू प्लस एल माइनस। अब मैकेनिज्म को देख के ये समझ में आ रहा था कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनने के बाद यहां पे जब O माइनस वापिस आएगा डबल बॉन्ड बनाने, माइनस चार्ज वापस आएगा डबल बॉन्ड बनाने, तो ये डबल बॉन्ड जब बनाएगा तो लिविंग ग्रुप ही क्यों हटे? क्या न्यूक्लियोफाइल नहीं हट सकता है? दोनों हट सकते थे, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, वो जो हटने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए, मतलब जो अच्छा लिविंग ग्रुप हो। तो न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ खुद, तो पता चला O माइनस का जब माइनस वापस आया था तो न्यूक्लियोफाइल ही बाहर निकल गया। और अगर लिविंग ग्रुप अच्छा, L माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप हट जाएगा। दैट मीन्स अटैक होने के लिए पैरामीटर जो चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, और लिविंग ग्रुप एक अच्छा होगा तो लिविंग ग्रुप यहां से बाहर आ जाएगा। दो अलग अलग स्टेप में हो रहा है, देखो। एडिशन स्टेप में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, और सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया तो वो खुद ही बाहर निकल जाएगा, ऐसा भी होता है। सो न्यूक्लियोफाइल को क्योंकि अटैक करना है तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, किससे? L माइनस से। सो वी विल राइट हियर दैट बेसिसिटी के टर्म्स में अगर हम बोले, सो बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल should be more than the लिविंग ग्रुप। बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी क्या इस लिखा जा सकता था, दैट Nu माइनस should be more nucleophilic than L minus। So we know that basicity and nucleophilicity on moving left to right पीरियोडिक टेबल में जब आप जाएंगे तो सेम जाता है, तो बेसिसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर अप्रोप्रिएट टर्म। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल देन लिविंग ग्रुप। और हटते समय आप देखोगे कि लिविंग ग्रुप ही हटना चाहिए, आप ये नहीं चाहते कि न्यूक्लियोफाइल बाहर निकले। तो अगर लिविंग ग्रुप को हटना है तो लिविंग ग्रुप अच्छा स्टेबल होना चाहिए हटने के बाद, और ज्यादा स्टेबल लिविंग ग्रुप है, अगर L माइनस ज्यादा स्टेबल है तो लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो ज्यादा स्टेबल है मतलब पुअर लिविंग, पुअर बेसिक है, लेस बेसिक है। तो इसको आप बोल सकते हो दैट लिविंग ग्रुप को अगर हटना है तो बेसिसिटी ऑफ L माइनस शुड बी लेस देन द बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वही तो लिख दिया, यहां लिखा है बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होना चाहिए, यहां लिख दिया है बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप कम होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल से, वही चीज तो लिख दी है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है।
सो ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग नहीं हुआ, बेसिक नहीं हुआ, तो लिविंग न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर देगा, लेकिन जब रिमूव होने की बारी आएगी तो न्यूक्लियोफाइल हटेगा, लिविंग ग्रुप भी हटेगा, दोनों हटेंगे तो उस समय पे एक मिक्सचर बन सकता है। दैट इज, लिख लो, इफ इनकमिंग nucleophile is not strong base, then the leaving group then at tetrahedral intermediate we can expect either we can expect either groups removal with similar ease. So a mixture of reactant and product is obtained. सो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है और उसकी बेसिसिटी और लिविंग ग्रुप की बेसिसिटी बराबर हो गई, तो उस केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में अटैक तो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा और उससे रिमूवल की बारी आएगी कि कौन हटेगा, कौन बलिदान देगा, कौन हटेगा यहां से, तो बलिदान वो देगा जो हटने के बाद खुद स्टेबल बन सके, जिसकी बेसिसिटी कम हो, बेसिसिटी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल अगर ज्यादा स्टेबल बन सकता है, एनयू माइनस ज्यादा स्टेबल है तो एनयू माइनस हट जाएगा, एन एल माइनस ज्यादा स्टेबल है तो एल माइनस, अगर दोनों बराबर बराबर बेसिसिटी के हैं लगभग, तो दोनों ही हटेंगे, एक बार न्यूक्लियोफाइल, एक में लिविंग ग्रुप, और उस समय फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मिल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए था। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्यों बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप कम होना चाहिए और क्यों न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अटैक कर सके। पता चला न्यूक्लियोफाइल वीक है तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, और उस केस में रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती। तो दो इंपॉर्टेंट स्टेप थे, है ना, एक था न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और दूसरा था टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से लिविंग ग्रुप का हटना। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उस पर, एंड इट शुड बी मोर बेसिक देन लिविंग ग्रुप। वही बोल रहा हूं, देखो न्यूक्लियोफाइल के टर्म से बोल रहा हूं, फिर बेसिसिटी के टर्म से बोल रहा हूं। अब लिविंग ग्रुप अगर हटाना है तो लिविंग ग्रुप शुड बी अ वीक बेस, और द नेगेटिव चार्ज ऑन द एल माइनस शुड बी मोर स्टेबल देन द एन यू माइनस। मोर स्टेबल एल माइनस, अगर नेगेटिव चार्ज होगा एल माइनस पे तो ज्यादा इजिली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हटने के बाद वो एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो एक ऐसा आयन हो जो हटने के बाद नेगेटिव चार्ज उस पर बहुत ही अनस्टेबल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो वो हटेगा ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं टूटने देगा। ओके, लिखिए, कंडीशन फॉर एस एन टू टी एच
एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिएक्शन समझ में आता है तो आप उसके केसेस खुद ही बना सकते हैं। तो हमको ये रिएक्शन हमने ये बना लिया। ओके, केसेस मैं बता चुका हूं, अब बस मैं लिखा रहा हूं। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, L माइनस must be better leaving group than nucleophile, that is basicity of nucleophile should be more than L minus। फाइन, ये पॉइंट तो हमने देख ही लिया था, समझ आ ही रहा है हम लोगों को। अब दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है कार्बोनिल कार्बन पे, उसके लिए न्यूक्लियोफाइल को इतना तो स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो अटैक कर सके। कार्बन पे ही अटैक क्यों हो रहा है? तो जवाब है इसका, बिकॉज कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। लेकिन इस डेल्टा पॉजिटिव को देख के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके, इतना इसके ऊपर में इतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल तो कम से कम होना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी strong enough nucleophilic to attack on RCOL। दैट इज RCOL, ऐसे भी लिखते हैं इसे। दैट इज बेसिकली दिस कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन किसे कहते हैं? दिस कार्बन हियर इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन, बिकॉज इससे C डबल बॉन्ड O लगा है ना, कार्बोनिल ग्रुप जैसा। थर्ड पॉइंट, कार्बोनिल कार्बन must be enough electrophilic to react with nucleophile। Okay, let me explain this. So if we have RCOL and a nucleophile, so let's say nucleophile strong ले लिया, बट कार्बन पे यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेवलप ही नहीं हो रहा, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक ही नहीं बन रहा अगर इतना कि न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर सके, तब भी ये रिएक्शन का रेट काफी कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा रिएक्शन। सो कार्बोनिल कार्बन, दिस कार्बन हियर मस्ट बी इनफ इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना होना चाहिए इसके ऊपर में कि न्यूक्लियोफाइल इसको देख के अटैक कर सके। न्यूक्लियोफाइल इसको देख के अटैक क्यों करेगा? बिकॉज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो इस वजह से आएगा बिकॉज लिविंग ग्रुप विथड्रॉ कर रहा है और C डबल बॉन्ड O से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है।
सो तीन कारण है रिएक्ट होने के। लिविंग ग्रुप जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल से, या बेसिसिटी लिविंग ग्रुप की कम होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हो सके, तो न्यूक्लियोफाइल इनफ न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए अटैक करने के लिए, और कार्बोनिल कार्बन इनफ इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए कि उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सके। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हमें कंपेयर करना हो, सो वी हैव RCOCl and we have to compare the reactivity order in this case. Compare the reactivity orders. अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करूं मैं, तो देखिए क्या क्या लिविंग ग्रुप आएंगे। RC डबल बॉन्ड OCl है तो Cl माइनस बनेगा, दूसरा बनेगा O माइनस C डबल बॉन्ड OR, थर्ड में बनेगा लिविंग ग्रुप OR माइनस, एंड फोर्थ में NH2 माइनस। नाउ लिविंग ग्रुप ऑर्डर कंपेयर किया मैंने, तो देखो हेलोजन है, ऑक्सीजन से साइज में बड़ा हो जाएगा ऊपर से नीचे जाने पे। बेसिसिटी, आप बेसिसिटी से देख लो ना, तो बेसिसिटी जो है वो कम होगी, और इस वजह से जितना बेकार लिविंग ग्रुप, अब यहाँ क्या होगा, O माइनस जो है वो डीलोकलाइज होगा, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल, जितना स्टेबल उतना उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप। देन OR माइनस, O और NH2 में O माइनस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो ये बेटर लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये आ रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि बेटर इज द लिविंग ग्रुप, मोर इज द SN2TH reaction. That means लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर बढ़ेगी तो SN2TH का रिएक्शन ऑर्डर भी, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बढ़ेगा। सो आंसर आ गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2TH रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, तो ऐसे याद रखो कि एक मोर रिएक्टिव स्पीशीज से एक लेस रिएक्टिव स्पीशीज बन सकती है, लेकिन एक लेस रिएक्टिव स्पीशीज से मोर रिएक्टिव स्पीशीज नहीं बन सकती। फिर से, अ मोर रिएक्टिव स्पीशीज कैन फॉर्म अ लेस रिएक्टिव स्पीशीज, बट अ लेस रिएक्टिव स्पीशीज कैन नॉट फॉर्म अ मोर रिएक्टिव स्पीशीज डायरेक्टली। तो डायरेक्टली जब मैं कह रहा हूं तो इस रिएक्शन से, यानी SN2TH रिएक्शन से मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव बन सकता है बस, बट लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव आप नहीं बना पाओगे। अगर आपको बनाना है
तो आपको ये लिविंग ग्रुप्स को चेंज करना होगा इस तरीके से दैट दे बिकम अ बेटर लिविंग ग्रुप। जैसे NH2 माइनस को आप अगर NH3 में कन्वर्ट कर दो तो वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। उस केस में कुछ हो सकता है, खैर आगे बात करेंगे उस बारे में। नोट कर लिया हमने यहां तक? तो शुरू करते हैं हम। SN2TH reaction of carboxylic acid। SN2TH रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहला रिएक्शन है इसके अंदर में फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। Formation of acid chloride. So if we have carboxylic acid और इसको रिएक्ट करते हैं PCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, सो हमें मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl प्लस H3PO3। सेकेंड, अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl and SOCl2, तीसरी रिएक्शन प्लस HCl। PCl3, PCl5 and SOCl2 are chlorinating agent. What is chlorinating agent? Chlorinating agent है जो क्लोरीन लगाए। अब होता यह है कि OH जो है OH it can be in the form of RC double bond OOH। इसमें भी एक OH है। तो PCl3 क्लोरीनेटिंग एजेंट है तो ये क्लोरीन लगा देगा और OH को रिप्लेस कर देगा। एक तरीके से ऐसे समझें तो OH की जगह अगर आप PCl5 ऐड कर रहे हो तो OH की जगह Cl हो जाएगा। ओके, सो PCl3, PCl5 एंड SOCl2 तीनों क्लोरीनेटिंग एजेंट। फिलहाल हम इतने से काम चलाएंगे। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि यहां से Cl माइनस निकला और Cl माइनस जाके अटैक किया और OH को रिप्लेस कर दिया, वो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा अलग है इसका मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म को हम बाद में डील करेंगे। अल्कोहल्स में भी आप देखेंगे, जब अल्कोहल्स की रिएक्शन में बताऊंगा तब भी मैं यही स्टेटमेंट फिर से लिखाऊंगा दैट PCl3, PCl5 एंड SOCl2 आर क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो वहां जो OH होगा अल्कोहल का उसकी जगह Cl लगा देगा ये। अगर मैं ये सोचूं कि RCOOH तो है, क्यों ना मैं इसमें NaCl ऐड कर दूं, और NaCl तो है Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो ये RC डबल बॉन्ड OOH में जाके ये Cl माइनस यहां अटैक करेगा, OH इसको रिमूव कर देगा और मेरे को मिल जाएगा RCOCl
और साथ में जो भी बचेगा NaOH जैसा। तो मैं ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा हूं? मैं PCl5 क्यों ले रहा हूं, PCl3 क्यों ले रहा हूं, SOCl2 क्यों ले रहा हूं, डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर रहा? क्या कोई बता सकता है क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जवाब हम अभी देख चुके हैं। कह रहा हूं कि Cl माइनस जो था वो न्यूक्लियोफाइल था, राइट? एंड NaOH इज बेसिकली व्हाट, OH माइनस। दिस OH माइनस इज एक्टिंग एज अ लीविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो Cl माइनस है और लीविंग ग्रुप है OH माइनस। अगर मैं देखूं तो बेसिसिटी OH माइनस एंड Cl माइनस में, OH माइनस इज ऑब्वियसली मोर बेसिक देन Cl माइनस। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर आप कंपेयर करोगे तो Cl माइनस और OH माइनस में आप ये तो कह सकते हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इधर जा रहे हो आप, और फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन है, तो आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट Cl माइनस का साइज तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो Cl माइनस का साइज ज्यादा हो जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा फैलेगा, डिस्पर्शन होगा। OH माइनस वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इसका साइज तो काफी कम था। सो बेसिसिटी वाइज अगर आप देखेंगे और लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाइज देखेंगे तो मोर बेसिक मतलब पुअर लिविंग ग्रुप, तो सीधा सीधा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा लिविंग ग्रुप का, यानी Cl माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन OH माइनस। और रिएक्शन कराना था अगर आपको SN2TH, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन ये था कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी मोर बेसिक देन द लिविंग ग्रुप। अदरवाइज क्या होगा, अटैक तो कर लेगा, अटैक करने के बाद यहां से बन जाएगा RCCl O माइनस और OH। अब इसके बाद एक को हटना होगा, तो O माइनस जब यहां वापस आएगा तो कौन हटेगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहां पता चला OH से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप तो Cl माइनस है, तो जब ये अटैक हुआ तो Cl माइनस ही बाहर निकल जाएगा और आप वापस रिएक्टेंट पे पहुंच जाओगे, मतलब आगे तो पहुंचे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट तक, फिर वापस पहुंच जाओगे आप। तो आपको ये प्रोडक्ट कभी नहीं मिलने वाला है, दैट मीन्स ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती है बिकॉज ऑफ द बेटर लिविंग ग्रुप Cl माइनस होने की वजह से OH माइनस के कंपैरिजन में, या Cl माइनस से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस था। तो क्योंकि ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप था तो लिविंग ग्रुप जो अच्छा है वही रिमूव हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया तो वो खुद ही हट जाएगा और इस वजह से आपको वापस से रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में ये कहूंगा, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से आप Cl माइनस ऐड करके एसिड हैलाइड नहीं बना सकते थे, लेकिन जब आप इसके अंदर में PCl5 और PCl3 और SOCl2 लेके जा रहे हो तो ये ऐसा सीधा सीधा मैकेनिज्म से Cl माइनस अटैक नहीं कर रहा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से फिर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, डायरेक्टली क्यों नहीं बना, समझ में आ रहा है? अगर आप एसिड से बनाना चाहते हो एसिड हैलाइड तो PCl3 PCl5 और SOCl2 में से ही कोई एक यूज करना पड़ेगा, ये एक तरीका तो नहीं चलने वाला है। ये था फर्स्ट रिएक्शन, formation of acid chloride. Second reaction is Fischer esterification. फिशर एस्टेरिफिकेशन इसका एक स्टेटमेंट है जो हम बार बार देखते रहते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड
react with alcohol to give ester, and this condensation reaction is known as esterification. General reaction. सो एसिड और इसमें रिएक्ट कराया अल्कोहल R डैश OH। जनरली एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट H2 कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया इसमें अगर हमने, तो हमें मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड O O R डैश प्लस H2O। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, पीछे भी शिफ्ट हो सकता है। अगर आप H प्लस ले रहे हो कंसंट्रेटेड, और अगर आप डाइल्यूट H प्लस ले रहे हो, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यानी एस्टर से वाटर विल गिव एसिड एंड अल्कोहल। तो जो पहला रिएक्शन है जहां पे अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट टू गिव एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और जब एस्टर से वापस एसिड और अल्कोहल मिलता है तो इसको बोलते हैं डी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। समझने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहां से वाटर बाहर निकाल लेना है आपको, एसिड एंड अल्कोहल से वाटर बाहर निकाल लो तो आपको एस्टर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। okay. मैकेनिज्म। एसिड कैटलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन। सो इसमें हम ऐड करते हैं अगर H3O प्लस, H3O प्लस वाटर में एक H प्लस जुड़ गया है तो H प्लस बेसिकली एसिड ऐड किया है। तो फर्स्ट स्टेप में H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर को देख के अटैक करेगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि लोन पेयर को देख के H प्लस अटैक हुआ है, एक तरीके से H प्लस अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सा रिएक्शन है ये, और आपको वाटर मिल जाएगा यहाँ पे। O और H और इधर आ जाएगा OH, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। देन R डैश OH, दैट इज अल्कोहल, इसका अटैक होगा इस कार्बन पे, और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। OH R और यहाँ प्लस आएगा R डैश OH। देन
एक H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, सो लोन पेयर, और यहां से OH2 प्लस बाहर। R डैश। ओके, देन वाटर एक H प्लस अगेन यहां से बाहर निकाल लेगी, और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा वापस ऑक्सीजन पे टू गिव H3O प्लस पर, साथ में मिलेगा OR डैश। ये हुआ पूरा मैकेनिज्म। अब इसमें से जो हर स्टेप है, ईच स्टेप इज रिवर्सिबल। सो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस निकाला, फिर अल्कोहल का अटैक हुआ, इसके बाद अल्कोहल से वाटर पे H प्लस ट्रांसफर हुआ, देन एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और फाइनली अपने को मिल जाता है एस्टर। सो अगर आप फॉरवर्ड जाना चाहते हो, तो फॉरवर्ड जाने के लिए आपको कंसंट्रेटेड H प्लस देना पड़ेगा, और अगर आप बैकवर्ड जाना चाहते हो, तो बैकवर्ड जाने के लिए आपको डाइल्यूट एसिड लेना होगा, डाइल्यूट H2SO4 जैसा कुछ। तो दो तीन चीजें यहां लिख सकते हैं। फॉर एसिड कैटालाइज्ड esterification, concentrated acid is taken। जैसे कि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 सबसे ज्यादा देखेंगे। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन which is also known as hydrolysis of ester, dilute H2SO4 is used या is taken। अगर हमारे पास अल्कोहल है और एसिड है, इससे हम बना रहे हैं सो लेट्स से कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया हमने। अब मान लो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करना है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट करने का क्या तरीका है? ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आप देखो, तो आप अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना चाहते हो, तो या तो आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दो, या फिर प्रोडक्ट का किसी का अमाउंट कम कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कराना है, तो किसी तरीके से वाटर आप यहां से बाहर निकाल लो। रिमूवल ऑफ वाटर अगर आप कर दोगे, तो प्रोडक्ट कम होता जाएगा, वाटर यहां से कम होता जाएगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होता जाएगा। अगर आप रिवर्स में जाना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे, अब आप वाटर एक्सेस में डाल दोगे एस्टर के अंदर में। तो वाटर एक्सेस में कर दोगे, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड। सो ऐसे लिखते हैं हम, इफ वी वांट टू एस्टेरिफाई, वी यूज
excess of alcohol and if possible remove water, and if possible remove water. एंड अगर आप डी एस्टेरिफाई करना चाहते हो, सो वी विल राइट इफ वी वांट टू हाइड्रोलाइज एन एस्टर we use excess of water with dilute aqueous H2SO4 और HCl. डाइल्यूट एक्वस H2SO4 या डाइल्यूट एक्वस HCl लेना होगा. सिंपल सा बात था ये तो. फॉरवर्ड शिफ्ट कराना है तो अल्कोहल ज्यादा ले लेते हैं या वाटर रिमूव कर देते हैं, दोनों. बैकवर्ड जाना है आपको तो वाटर एक्सेस में ले लो. वाटर एक्सेस में कैसे लोगे? तो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl. तो जब आप डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो तो उसमें वाटर एक्सेस में है, so the reaction will shift in backward direction. Third reaction is formation of amide. So कार्बोक्सिलिक एसिड में NH3 ऐड कर देंगे और हीट कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ONH4 माइनस और यहाँ NH4 पे प्लस. दिस इज नॉट द अमाइड, दिस इज अ सॉल्ट. और इस सॉल्ट को अगर आपको ब्रेक करना है तो इस सॉल्ट को ब्रेक करने के लिए आपको हीट करना पड़ता है. 150 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो, तब हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH2 प्लस H2O. क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है. ओके, सो लिख लीजिए इसको. सिंस amides cannot be prepared from carboxylic acid and amide unless ammonia salt is heated strongly. So this is not a very good method of amide preparation. Okay, fourth method
formation of acid anhydride. Formation of acid anhydride, basically anhydride का preparation. So alcohol in presence of P2O5 and heat. P2O5 is a dehydrating agent और इसके आपको दो मॉलिक्यूल ले लेने थे, तो RCOOH और दूसरा RC डबल बॉन्ड OOH. P2O5 के प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से आ जाएगा बाहर टू गिव एक एग्जांपल देख लेते हैं. ड्रॉ द प्रोडक्ट. सो आप एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल बना लो, वाटर बाहर निकाल दो और ये एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गया.